वीरेंद्र बहादुर पाल एडवोकेट, श्री विजय बहादुर पाल एडवोकेट तथा श्री कृष्ण कन्हैया पाल एडवोकेट के साथ बड़ी संख्या की सूची है। ये सब समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने आए हैं तथा उसी के साथ साथ बलिया जिले के श्री मिठाई लाल भारती, जो कई प्रदेशों के बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी रहे हैं, कई मंडलों के मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर रहे हैं। श्री मिठाई लाल भारती अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। मैं इनके सभी साथियों का समाजवादी पार्टी में स्वागत करता हूं और आदरणीय दयाराम पाल जी से निवेदन करता हूं कि वे अपनी बात मीडिया के भाइयों के समक्ष रखें। श्री अरविंद कुमार सिंह जी गुलदस्ता भेंट करेंगे। गुलदस्ता भेंट करके श्री दयाराम पाल जी और उनके सभी साथियों का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ श्री दयाराम पाल जी और उनके सभी साथियों का स्वागत है। श्री मिठाई लाल जी को ये दूसरा मिठाई लाल जी बाद में और श्री दयाराम पाल जी और मिठाई लाल जी की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मिठाई लाल जी और श्री दयाराम पाल जी उनके साथी पुष्प गुच्छ भेंट करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं। सब लोग लीजिए गुलदस्ता एक सामने देखिए, सामने अब श्री दयाराम पाल जी से अनुरोध है वो अपनी बात रखें। रिस्पेक्टेड समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश जी हमारे बीच में बैठे हुए, अच्छा हमारे बीच में बैठे हुए वरिष्ठ भाई गुलाम जी और चौधरी साहब तथा हमारे पत्रकार भाइयों और हम लोगों के फॉलोअर्स कुछ आए हुए हैं, उनको भी मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग मेरे साथ आए। काफ़ी अरसे के बाद मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। एक समय था, यहाँ के बहुत ही पुराने पत्रकार होंगे, मैं बहुजन समाज पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट था, 1997 से 2000 तक रहा, एमएलसी रहा, रामनाथ सिंह के ज़माने में सोशल जस्टिस कमेटी का सदस्य भी रहा, 7 से 12 तक रिमोट सेंसिंग कम्युनिटी सेंटर का चेयरमैन रहा। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि मेरा जन्म एक ऐसे जगह हुआ था जहाँ की मेरे बिरादरी का घर गड़रिया घर एक था और मेरी माँ थी, मेरे घर भेड़ी पाली जाती थी, भेड़ पाली जाती थी। वहाँ मेरा जब जन्म हुआ, जब मैं कुछ 2-3-4 साल का हुआ तो मैं आते जाते मैं एक आम उठा लेता था, कहीं किसी के बगीचे में तो मार खाता था और रोते हुए घर जाता था तो माँ बाप यही कहते थे कि भाई
राजा लोग हैं, उन लोग मारना उनका कबूल करो, क्या फर्क पड़ता है 2-4 थप्पड़ मार दिए तो, क्योंकि राजाओं का गांव है, ज़्यादा कुछ कहोगे तो दिक्कत हो जाएगी हम लोगों के लिए, गांव छोड़ना पड़ेगा। आते थे लोग पाविस्ट लोग, तो देखते थे मेरा हाथ, दूसरों का हाथ देखते थे कहते थे राजा बनेंगे, मेरा हाथ देखते थे कहते थे कि गलेरी है, भेड़ चलाएगा, कंबल बुनेगा, बहुत अच्छा पहलवान होगा। मैं माँ से पूछता था कि माँ क्या हो रहा है, मैं नहीं पढ़ सकता। माँ कहती थी लिखा ही नहीं तुम्हारे भाग्य में, इसलिए पढ़ना जो है तुमको नहीं चाहिए। लेकिन मैं अपने तपस्या से, अपने बल से बहुत सारा टाइम बता रहा हूँ, मैंने इंटर किया, बीए किया, बीएड किया और लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ फैकल्टी का मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। लॉ किया 1970 में, एमए भी किया। इसके बाद मैं आजमगढ़ में प्रैक्टिस करता रहा। एक चीज़ मुझे सताता रहा कि समाज में समान असमानता। मैंने दुनिया का इतिहास पढ़ा था जहाँ मानव की गैर बराबरी नहीं, लेकिन हिंदुस्तान ऐसा देश जहाँ गैर मानव की बराबरी नहीं, ऊँच के तो पढ़ा लिखा रहे, लेकिन जाति में जाति। इसलिए क्या मेरे दिमाग में बार बार आता था कि भाई एक ऐसा समाज बने जो जात विहीन हो, जिसमें जातियाँ ना हो, सब लोग बराबर हों, काले गोरे भाई कोई भेद ना हो। लेकिन मैंने विदेशी इतिहास पढ़ा था। उसी समय मेरी मुलाकात हो गई मानवर काशीराम साहब से। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की थ्योरी बताया, प्रैक्टिकल बताया। मैं वकील था, मैं उनके साथ लग गया। सामाजिक व्यवस्था बदलने के लिए, समाज को इक्वलिटी बिफोर लॉ, बाबा साहब ने कहा था कि अपने समाज को शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, फॉर व्हाट स्ट्रगल करो समाज में एग्जिस्ट करने के लिए। मैंने अपना जवानी जो है क्या बिताया और उसके साथ एग्जिस्ट किया। बहुजन समाज पार्टी का प्रेसिडेंट रहा, अध्यक्ष रहा। सम्मान मिला मुझे, प्रदेश के लोगों ने मुझे सम्मान दिया, दलित भाइयों ने सम्मान दिया, पिछड़ी जातियों को उन्होंने सम्मान दिया। लेकिन हम लोग जो सपना देखे थे वो सपना पूरा नहीं हो रहा था। जो सपना काशीराम जी दिखाए थे, डॉक्टर भीमराव की जो थ्योरी और काशीराम जी का विचार लेकर के हम लोगों ने जो इनकलाब किया था वो खत्म हो रहा है। इसलिए हमने डॉक्टर राम लोहिया जी के सानिध्य में भी कुछ दिन तक मैं रहा हूँ, कम्युनिस्ट मूवमेंट में था, लेकिन लोहिया जी के सानिध्य में रहा। उन्होंने लिखा एक जगह कि फ्रांस में, मैं जब फ्रांस में था वहाँ मैंने गोरे लोगों को देखता था, गोरे लड़की और मर्द को देखता था, और मैं जब यहाँ आता था इंडिया में तो चिथड़े में लिपटे हुए लड़कियों को देखता था और अमेरिका के हादसियों को देखता था जो काले निग्रो थे। मैंने उनसे बहुत ही किया। मैंने कहा कि इस देश में ऐसी व्यवस्था हो जहाँ समतामूलक समाज बने, जहाँ भाई भाई इक्वल हो, सब लोग समान हो, कोई छोटा हो न बड़ा हो। ऐसी व्यवस्था मानव डॉक्टर राम लोहिया जी की थ्योरी में है। उन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए भी कहा कि 60-40 का नारा दिया था। मेरे दिमाग में बार बार आता था कि लोहिया जी ने जो नारा दिया, काशीराम जी ने किया, उस पथ पर हमको चलना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। साथियों, आज मैं माननीय मुलायम सिंह जी को बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने समाजवाद का नारा देकर के समाज को बढ़ाया, आगे बढ़ाया। मैं बहुत लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने समाजवादी विचारधारा या समाज को, लोहिया जी ने कहा था कि भाई अब हम पीछे नहीं हटेंगे, अपने अधिकार को लेने के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन संघर्ष नहीं करूंगा, संघर्ष खड़ा रहूंगा, अटैक पहले नहीं करूंगा, लेकिन हम हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। साथियों, मेरी तो उम्र ज़्यादा हो गई, लेकिन मैं विचारधारा को लेकर के सुस्त था, चुप था। चारों तरफ मैं देख रहा था, अखिलेश जैसा नौजवान मिला मुझको। उन्होंने कहा कि भाई बाबू जी आप आइए साथ, विचारधारा कभी मिटती नहीं। बहुत से लोग आए गए चले गए, उनकी विचारधारा कभी मिटती नहीं। हम लोग की विचारधारा जो है इसको आगे बढ़ाए। हम लोग इसलिए आए थे कि एमएलए हो जाए, मिनिस्टर हो जाए। हमने एक विचारधारा लेकर के आए थे कि समाज, और जिस समाज में हम पैदा हैं, आज उस समाज की गड़िया बिरादरी की संख्या जो इस प्रदेश में 3री-4थी पोजीशन पर है, लेकिन आज कोई पूछने वाला नहीं है। भेड़ें जो है क्या नाम है, जंगल नहीं रह गया, चारागाह नहीं रह गया। आज ऊन का व्यवसाय खत्म हो गया, कंबल का व्यवसाय खत्म हो गया, विदेशी अटैक कर दिए। इस कौम के लिए किसी ने कुछ कहा नहीं, समाज में कुछ हुआ नहीं, सरकार भी नहीं कुछ किया। मैं अपने समाज को जगाने के लिए, सबको जगाने के लिए, ऐसे लोगों को दबे कुचले उनको जगाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ सम्मिलित हो रहा हूं, उस विचारधारा को बल देने के लिए। इन शब्दों के साथ जय भीम, जय समाजवाद, जय काशीराम।
अब हम अनुरोध करेंगे श्री मिठाई लाल भारती जी से, जो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर संगठक करता है, वो अपनी बात रखें। सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के चरणों में नमन करते हुए आज इस प्रेस वार्ता में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज आस्था रखते हुए इस मंच पर मौजूद तमाम सम्मानित नेतागण, मैं बलिया ज़िले से हूँ और बलिया ज़िले में कई बार बीएसपी का जिला अध्यक्ष रहा। उधर पूर्वांचल के कई मंडलों में जोन इंचार्ज रहा। बिहार और छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रभारी भी था। और हम लोगों ने आदरणीय पाल साहब और हम सब लोगों ने मिलकर तय किया, निर्णय लिया कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ हम लोग को चलना चाहिए और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनानी चाहिए। हम लोग विचारों के आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय लोहिया जी और माननीय कांशी राम साहब के विचारों से लैस लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी में हम लोग काम कर रहे थे एक आंदोलन के रूप में, लेकिन मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी दबे कुचले पिछड़े समाज की या समाज में दबे कुचले समाज में जन्मे संतों, गुरु, महापुरुषों, जिनके आंदोलन अब हम लोगों ने मन बना लिया है कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यह आंदोलन चलेगा, लड़ाई लड़ा जाएगा, 2022 में सरकार बनाई जाएगी। मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपने आप को समर्पित करता हूं और बहुत ईमानदारी के साथ जो भी आदरणीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा अक्षरशः पालन करूंगा, क्योंकि मैं अनुशासित वर्कर रहा हूं। अनुशासन का मैं ध्यान रखता हूं। माननीय कांशी राम जी ने अनुशासन का पाठ पढ़ाया था, उसी के हिसाब से हम लोग काम करते रहे। निश्चित भरोसा देना चाहता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग अनुशासन के दायरे में रहकर जो भी आपका आदेश होगा समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरा दिन रात पूरी ताकत लगाने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो साथी हमारे बलिया मऊ से उधर आए हैं, मैं उन साथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं को जो जिम्मेदार साथी आज मेरे साथ में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं आप सबका मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। प्रेस मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करता हूं और पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समाजवादी पार्टी में आज हम लोगों ने शामिल कराया। आपका मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मंच पर बैठे सभी नेताओं का सम्मान करता हूं। जय भीम, जय समाजवाद, जय लोहिया। परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आज हमारे साथ एक बहुत बड़े नेता, जिन्होंने लगातार समाज में परिवर्तन लाने के लिए तमाम वो लोग जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, जो मुख्य धारा से दूर हैं, उन्हें जोड़ने और उनको सम्मान दिलाने के लिए काम करते रहे। बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। प्रदेश के अध्यक्ष रहे, सदन में भी गए, विधान परिषद में, और साथ ही साथ वो अपने समाज के भी अध्यक्ष बन करके उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने का काम किया। मैं आदरणीय दयाराम पाल जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और समाजवादी पार्टी में आज वो जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत भी करता हूं। साथ ही साथ वीरेंद्र बहादुर पाल जी हैं, वो एडवोकेट, विजय बहादुर पाल एडवोकेट, इन लोगों का भी मैं स्वागत करता हूं। इन लोगों के आ जाने से पार्टी और विचारधारा को, जो आंदोलन आपने
बढ़ाया है, लड़े हैं जिसके लिए, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने में हमें सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ बलिया में बहुजन समाज पार्टी को ज़मीन तक पहुंचाने के लिए, उसकी जड़ों को मजबूत करने के लिए न केवल बलिया में, उत्तर प्रदेश में जगह जगह, दूसरे प्रदेशों में भी रह करके जिन्होंने काम किया, ऐसे नेता आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री मिठाई लाल भारती जी का भी मैं स्वागत करता हूं। इन दोनों तीनों चारों नेताओं के साथ जो बड़ी संख्या में इनके साथी सहयोगी आए हैं, मैं उन लोगों का भी आज समाजवादी पार्टी में स्वागत करता हूं। ये आदरणीय दयाराम पाल जी ने जो बात कही कि समाज में जिसको आगे बढ़ना है, न जाने कितनी कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और दुनिया के उन चीज़ों के बारे में भी बताया कि किस तरीके से दुनिया में कहाँ चीज़ें कैसी हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है, एक प्रोफेसर का मैं भाषण सुन रहा था और उन्होंने कहा कि मैं किसी भी जात से रहूं या किसी भी जात से मैं जुड़ा हूं, लेकिन आज के बाद, या वो अपने नाम के पीछे उन्होंने शेफर्ड जोड़ दिया। हो सकता है अंग्रेजी जुड़ने से कुछ सम्मान बढ़ जाता हो, लेकिन हाल ही में मैं मैच देख रहा था और जब वो खिलाड़ी मैच जीता है तो जो अनाउंसमेंट होता है, उसके पीछे जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें कहा गया कि ये जो खिलाड़ी जीता ये शेफर्ड कम्युनिटी का है, ये पहली बार ऐसा खेल जीता है। तो अगर हम आप जितने लोग बैठे हैं, हालांकि वो दूसरे लोग दूसरे तरीके से कह सकते हैं, लेकिन मैं आदरणीय दयाराम पाल जी और उनके सहयोगी साथी और दोनों बेटे जो एडवोकेट हैं, वीरेंद्र बहादुर पाल और विजय, तीनों, तीसरे कहाँ हैं? आप भी शामिल हो रहे? नहीं। तो तीसरे बेटे जो कन्हैया, कृष्ण कन्हैया पाल, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। तो मैं समझता हूं अगर ये अपनी कम्युनिटी के बारे में बता रहे हैं तो इनसे ही मिलती जुलती हमारी कम्युनिटी है। अगर हम अंग्रेजी में कहें शेफर्ड कम्युनिटी से हम दोनों हैं तो शायद कहीं गलत नहीं है। आज जब हम आप लोग बैठे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब हर दिन उनका कम होगा और हमारी सभी की कोशिश होगी कि जो सपना देखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जो सपना देखा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, और जिस संघर्ष के लिए मान्यवर काशीराम जी ने आपको आगे बढ़ाया और तमाम लोगों को जोड़ा, उन सब के सपनों को पूरा करने के लिए ये समाजवादी पार्टी उसी रास्ते पे चल करके आने वाले समय में प्रदेश और देश में एक परिवर्तन करने का काम करेगी। आज बहुत सारी चीजें हैं जिन पे बहस हो सकती है, लेकिन सरकार की जो दिशा है वो ठीक नहीं है। आज सबसे ज्यादा लोग जो गरीब हैं, जो गांव में रह रहे हैं, वो अपमानित हो रहे हैं। कोई कहीं भी है, आपने तो अपना 20 साल, 30 साल, 40 साल पुराना अनुभव बताया। जो लोग आज भी समाज में हैं, वो आज भी कुछ लोग अपमानित हो रहे हैं। जब इलाज इस बात के लेकर के हो कि आप किस जाति के हैं, थाने में एफआईआर तब दर्ज हो कि आप किस जाति के हैं, तो अभी बहुत लड़ाई लंबी है। हमें उम्मीद है कि जब ऐसे साथी आए हैं जो संघर्षशील हैं, जो बात को समझते हैं, जिन्होंने समाज का और राजनीति का उतार चढ़ाव देखा है, आज जब साथ चलने आए हैं, तो हमें उम्मीद है कि संघर्ष हमारा जब होगा तो इनके सहयोग से, इनकी मदद से हम 2022 में आने वाले समय में एक अच्छी सरकार देने का काम उत्तर प्रदेश में करेंगे।
मैं एक बार फिर सभी लोगों का स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं और इनके साथ जितने भी साथी आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि आने वाले समय में एक अच्छी सरकार बने, हर वर्ग के लोगों को सम्मान मिले, जो तरक्की और खुशहाली का रास्ता अपनाया गया था और बनाया गया था उसी रास्ते पे हम सब मिलकर के चलें। हमारे समाज की और देश की खूबसूरती यही है कि हम अनेक जाति के, अनेक धर्म के लोग मिलकर के रहते हैं। ये हमारे देश की अच्छाई है, हमारे समाज की खूबसूरती है कि हम अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग मिलकर के साथ रहते हैं। इसी संस्कृति को हमें आगे बढ़ाना है और जो राजनीतिक संघर्ष है उसको बढ़ाए रहना है। हमारे एक साथी ने जो कहा है, मैंने कल केवल इतना ही कहा कि जब मैं दौरे पे गया था, बरेली और पीलीभीत के पत्रकार साथियों से मिलने का मौका मिला था। इसी तरह के सवाल मुझसे पूछते थे, तो मैं उन्हें जवाब में यही कहता था कि आप बीच में रह रहे हैं और आप जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, आप जानते होंगे एक तरफ प्रशासन क्या कर रहा है, एक तरफ प्रशासन क्या कर रहा है। प्रशासन ने कार्रवाई एक तरफ तो की है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से प्रशासन ने अन्याय किया है, क्योंकि सरकार की छवि प्रशासन बनाता है। प्रशासन अगर न्याय दे, प्रशासन अगर लोगों की सुने और जितनी अच्छी सुनवाई होगी, जितना अच्छा न्याय मिलेगा, उतनी ही सरकार के प्रति भरोसा लोगों का बढ़ेगा। देखिए, अगर वीडियो से कार्रवाई होने लगे तो हम अपना प्रतिनिधि मंडल क्यों भेजते मुख्यमंत्री जी पे अभी सुबह? ये तो हो सकता है कि उस चैनल का कमाल है कि उसने ऐसी खबर बनाई जो हमें मिल गई और वो मैंने चला दी। इसलिए धन्यवाद मुझे मत दीजिए, उस चैनल के उस पत्रकार को दीजिए। और मुझे जो अच्छा लगता है वो कमेंट्री जो पीछे बोलता है, वो नौजवान मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो शब्दों का चयन करता है। और हम तो न्याय मांग रहे हैं कि किसी को झूठा न फंसाया जाए, झूठे मुकदमे न लगाए जाएं। और देखिए पत्रकार साथियों, आप भी यही हो, आपने सरकारें बदलती देखी हैं। जब हम सरकार में थे तो हम भी आपसे सरकार की तरह मिलते थे, आज विपक्ष की तरह मिल रहे हैं। लेकिन कमाल की सरकार है, हमें सिखा रही है कि सरकार कैसे चलानी चाहिए। अगर ये तरीका होगा तो बताओ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे पहुंचेगी? आप क्यों अन्याय कर रहे हैं उनके खिलाफ? क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी। जो शिकायत करता है 10 साल चुप रहे, 12 साल चुप रहे, 9 साल चुप रहे, लेकिन अचानक जैसी लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, पता नहीं कहां का प्रेशर था कि वो बाहर निकल करके आ गए। सरकार को तो 2.5 साल कल हुए पूरे, 2.5 साल में 2 साल में मुकदमे क्यों दर्ज नहीं हुए? हमारा सवाल ये है। और आखिरकार उनको कौन बुला करके अपने कार्यालय में समझाता है कि इस तरह की दरखास्त लिखो, ऐसे फंसाओ? अगर ये होगा लोकतंत्र में तो सोचिए किस तरफ लोकतंत्र को हम लेके जा रहे हैं। केवल उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बना दी, इसलिए उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। मैं आपको जो सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी के गए थे, उनका पूरा जो लिख करके दे के आए हैं सरकार को, क्योंकि कई बार सरकार की भी जानकारी में नहीं होता है कि आखिरकार प्रशासन क्या कर रहा है। वो आपको हम भेज देंगे, क्योंकि ये मौका वो नहीं है कि हम अधिकारियों के बारे में फिर कहें कि वो अधिकारी कैसे हैं। जो हमें बोलना था हमारे प्रतिनिधिमंडल को, वो सरकार को और मुख्यमंत्री जी को जानकारी में ला दिया है।
रैली में घोषणा की। इसके बाद 2007 में जब बसपा की सरकार बनी थी तो उन्होंने 3 महीने ड्राइव चलाकर सपा के लोगों को गुलाम करने दर्ज कराए थे। तो वो दो घटनाएं और इस घटना में क्या समानता है या अंतर? देखिए, मैं उस समय राजनीति में इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन मैं ये बता दूं आपको, जितने भी मुकदमे लगाए गए थे सब खत्म हो गए थे। जैसे नेताजी के लगे थे उसी तरीके से कोर्ट ने और न्यायालय ने पूरे के पूरे खत्म कर दिए थे। और इसीलिए मैंने रामपुर में भी कहा कि हमें भरोसा है न्यायालय पर कि न्यायालय आदरणीय आजम खान साहब के ऊपर जो मुकदमे लगे हैं उसमें राहत देगा। सरकार कह रही है आपने इतने विकास कार्य अधूरे छोड़े कि मायावती जी और मुलायम सिंह जी के समय के काम भी उन्हें पूरे करने पड़ रहे हैं। देखो, ये तो रफ्तार से चीज़ें होती हैं तो पता लगता है। मैंने आपको फिर बोलूँ, मैं फिर वही बात दोहराऊं, अर्थव्यवस्था को तेज करने के लिए जो हमने फार्मूला कई बार कहा, फिर बताता हूं आपको, डबल द स्पीड ट्रिपल द इकोनॉमी। और एक एक काम में मैं बता सकता हूं कि जैसे रिवर फ्रंट बन रहा था, पूरे देश में इतना फास्ट डायफ्राम कभी नहीं बना। जो चैनलाइजेशन हुआ है इतनी रफ्तार से कहीं नहीं हुआ जो उत्तर प्रदेश में आपकी गोमती नदी के हुआ है। और मैं आज कहता हूं आप सब बुद्धिजीवी पत्रकार साथियों के सामने कि नदियों को साफ करने का यही तरीका है। गंगा एक्शन 1 जो था, प्लान जो बना था, उसमें भी यही था कि कोई भी गंदा पानी नदियों में नहीं जाए। ये एग्जाम्पलरी काम किया है कि जहां पर एक भी नाले का गंदा पानी नहीं जाएगा नदी में, और पूरी की पूरी नदी साफ बहेगी। अगर ये सरकार 900 मीटर कर देती केवल, ठीक, केवल 900 मीटर, तो ये पहला उदाहरण होता देश में जहां पर शहर के अंदर नदी साफ बह रही होती। लेकिन इन्हें क्या लेना देना नदी साफ बहे ना बहे, इन्हें तो बस नदी के नाम पर गंगा माँ कह दिया, वोट मिल गया, बस उतना चाहिए इनको। जैसे चुनाव आएगा गंगा माँ हो जाएंगी, जैसे चुनाव आएगा तो गैया माँ हो जाएगी। और फिर हमने सुझाव भी दिए थे, कल देना सुझाव भूल गए थे। लखनऊ की आउटर रिंग रोड है वो जल्दी बन जाए, वो अभी भी पिछले कई वर्षों से नहीं बन पाई। बहुत धूमधाम से और खुशी से एक बस यात्रा चली थी, नेपाल बॉर्डर से लेकर के बिहार होते हुए अयोध्या तक बस यात्रा। हम चाहते हैं वो मार्ग हमारे लिए भी उतनी आस्था का सवाल हो सकता है, हमारे लिए भी वही सम्मान है उन यात्री और जो आते हैं दर्शन के लिए श्रद्धालु लोग। कम से कम 6 लेन रोड तो हो, आए और चले जाएं। 6 लेन रोड नहीं बन रही है, बताइए आप। और जितना खतरा पाकिस्तान से उससे ज्यादा खतरा चीन से है। तो कम से कम ग्वालियर से लेकर के लिपू लेक तक 6 लेन रोड बन जाए। और फिर जो अर्थव्यवस्था आपकी चौपट हो रही है, अर्थव्यवस्था जो बर्बाद हो रही है, मान लीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री अकेली थोड़ी खत्म हो रही है, उसके साथ जो किसानों का रखा हुआ है कॉटन, वो कौन खरीदेगा? अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री डाउन जा रही तो इसका मतलब ये हुआ कि किसानों का जो कॉटन खरीद होनी है वो नहीं हो पा रही है। सरकार ये जरूर बताती है कि हमने गन्ने का कितना पैसा दिया है, 70,000 करोड़ कभी बता देते हैं, कभी 73,000 करोड़ बता देते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार का अभी भी बकाया हजारों करोड़ बचा हुआ जो किसानों को मिलना है। आप बाहर से पूरा का पूरा पाम ऑयल मंगा रहे हो। आप जो तिलहन है, दलहन है, जो हमारे किसान पैदावार करते हैं, क्यों उसके बाजार का क्या होगा? अगर आप पाम ऑयल मंगा रहे हो तो सीधा सीधा किसानों को नुकसान है। तो इस बिंदु पे कब सोचेगी सरकार? और फिर चीन से मित्रता इतनी है कि जो भारत इंपोर्ट करता है 5 लाख करोड़ रुपए का तो कारोबार करता होगा चीन से, उसको कब रोकेंगे? और जिस देश को आप बार बार धमकी देते हैं उसके बहाने वोट ले लेते हैं, उससे आपके राष्ट्रपति नहीं उड़ पाए एयर स्पेस पे, प्रधानमंत्री जी को भी नहीं उड़ने दिया। सोचिए आप। कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, और समाजवादी पार्टी का और पूरे देश का भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगा उसको मानेंगे।
भाई आप ये बताइए, मैंने कई बार समझाया फिर भी नहीं आपको समझ में आता है। आप लोग हमें कहते हो परिवारवाद है, यही तो आरोप है हमारे पास, हमारे ऊपर यही तो आरोप है कि परिवारवाद है बहुत समाजवादी पार्टी में। बताइए, जीत के बाद दिल्ली में जो भाषण हुआ परिवारवाद पे नहीं हुआ, लोकसभा में भाषण परिवारवाद नहीं हुआ, अभी इंटरव्यू में कभी कोई एक शब्द नहीं हुआ परिवारवाद। अरे भाई, परिवारवाद नहीं, हमारे घर में लोकतंत्र है। लोकतंत्र है हमारे परिवार में, और परिवार एक है, परिवार कहाँ अलग है। हाँ, ये देखो शब्द, असली शब्द यहां से निकल के आया। तो आप क्या चाहते हैं ये बता दो बस। नहीं, हमें तय नहीं करना है। ये बताओ, इतना सब कुछ हो गया और ये कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हो, तो परिवार कहाँ अलग है ये बताओ। जो बात हम पे आरोप लग रही थी कि परिवारवाद है, वो लोकतंत्र है परिवार में, ये समझते नहीं आप। अरे लोकतंत्र है परिवार में। लो, अब समझ पाए कैसे अखबार चलाते हो, कैसे लिखते हो आप। नहीं, अगर देखिए ऐसा है, हम पे आरोप है इसलिए मैंने आरोप की बात बताई, इसलिए हमारे घर में लोकतंत्र है, जो जिस विचारधारा में जाना चाहे जाए। आज हमें खुशी है कि हमारे मिठाई भारती जी आ गए हमारे साथ, भारती जी आज आदरणीय दयाराम पाल जी आ गए, उनके तीनों बेटे हैं, उनके सहयोगी साथी पीछे बैठे हैं। तो कितनी बड़ी ताकत मिली, कितना बड़ा परिवार बढ़ता चला जा रहा है। और जब तक हम परिवार नहीं बढ़ाएंगे तब तक मुकाबला कैसे करेंगे बताओ 22 का। तो इसलिए हम परिवार बढ़ा रहे हैं, तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं। जो आना चाहे हम पार्टी में शामिल कर लेंगे, जो आना चाहे आंख बंद करके। और हम ये भी नहीं देखेंगे किस पे कौन सी एफआईआर, ये भी नहीं देखेंगे, आपको बता दूं मैं आपको, नहीं देखेंगे। जाइए, चाहे जो आना चाहे। अच्छा ये बताइए, आप ये मुझे बताइए, क्या सब कानून हम पे ही लागू हैं? भाई, आप मुख्यमंत्री जी ने उप मुख्यमंत्री के केस ले लिए वापस, बताइए लिए कि नहीं लिए केस वापस? और फिर मुख्यमंत्री जी ने अपने ही केस वापस ले लिए। तो वो ये कह रहे हैं कि आप कोई भी ले लीजिए, जिस पे जो धारा है आप ले लीजिए बस पार्टी में। किसको? मैंने कहा किसी को, जिस हम सबका स्वागत कर रहे हैं, जो आना चाहेगा समाजवादी पार्टी में शामिल करेंगे। भाई, हमारा इतना बड़ा परिवार है कि जो जाना भी चाहेगा तो चला जाएगा। बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। भाई, मैं ये कह रहा हूं कि आज आदरणीय दयाराम पाल जी आ गए, हमारे मिठाई लाल भारती जी आ गए, तमाम सहयोगी पीछे ही बैठे हैं, वो लोग आ गए। देखिए ऐसा है, देखिए ये पद ना होता तो मैं कुछ भी बोल सकता था। सबकी सिफारिश वापस ले लेंगे, जाओ। संतुष्ट? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हमने उनके खिलाफ नहीं किया, तो हम इनकी सबकी वापस ले लेंगे, बता, तब संतुष्ट हैं आप? आप ये बताओ, नौजवानों को नौकरी दोगे कि नहीं दोगे? मैंने आपसे कहा जितने हमारे जर्नलिस्ट साथी हैं, समाजवादी पार्टी में जो भी आना चाहेगा शामिल होगा, जो भी आना चाहे। और तुम कल पूछा था ना तुमने, मैंने कितने बच्चे बताए थे अपने?
बस शांत रहो। मतलब कैसे हो आप? तुम ये बताओ, उन्हें क्यों चिंता है जिनके परिवार नहीं है? क्यों चिंता है उन लोगों को? देश में अगर फिर आप ये कहते कि हमें वो क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड सबसे ज़्यादा हमारे पास है, अच्छा है, हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम नौकरियां दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी धोखे के अलावा कुछ नहीं दे सकती। धोखा चाहिए, भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ आप। अभी 2 लोग और हैं। मैं आपके माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनसे अपील करना चाहता हूं, क्योंकि उनके गलत फैसले से और उनके समय पर जो सरकार थी उनके गलत फैसले से खजांची ने जन्म ले लिया था बैंक में। वो आज अचानक हमारी पार्टी कार्यालय में आ गए, क्योंकि एक वो होता ही है जो राजनीति गांव की, उसमें थोड़े विवाद में फंस गया था खजांची। तो मैं रिजर्व बैंक से कहूंगा कि उसे गोद में ले लें, गोद ले लें उसे। अगर हो तो खजांची का वो मिला दो, अगर बाहर गए हो तो कोई बात नहीं। हाँ, आप पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। हाँ, नहीं, उनका मेरा एक आखिरी उनसे पूछ लो, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं। ये पिछले जीएसटी का पूछा था इन्होंने। तो सबसे पहले तो वो ही बाहर चले जाएंगे। ये तो हमारे लिए अच्छी खबर बता रहे हो आप। और देखिए, इससे ये केवल डराने की राजनीति हो रही है। पहले डिवाइड एंड रूल होता था, अब डरा के रूल हो रहा है। बस फर्क इतना है। डिवाइड एंड रूल वालों को तो हमने भगा दिया, इस देश की जनता ने उन्हें बाहर कर दिया। बस जनता जिस दिन जागरूक हो जाएगी, और हमें उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर के जागरूक करेंगे, समझाएंगे, ये डराने वाले लोग भी सत्ता से बाहर जाएंगे। सरकार उनकी है, 70 लाख लोग जेल में बंद हैं। वो जेल कहो या बंद है, न खाना न पीना, क्या पता क्या हो रहा हो, ना आपको पता ना हमें पता। कभी सुना था इतिहास में रशिया में किसी शहर को घेर लिया गया था, लोग भूखे प्यासे जान खो दी थी जो उन्होंने। आप देखिए क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था रशिया में। जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे। अब बच्चों क्या हो रहा होगा, बच्चों पे खाने का सामान है कि नहीं है, परिवार में खाने का सामान है कि नहीं है, बीमार इलाज के लिए जा पा रहे कि नहीं जा पा रहे। सरकार ये कहती है सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर खत्म करिए, सब लोगों को आज़ाद करिए, लोग अपना कारोबार करें। अब तो भारत का हिस्सा है वो लोग, और भारत को कौन कमजोर करना चाहता होगा। मैं ये चाहूंगा कि ये अकेले चले जाएं वहाँ, और उसके बाद हम लोग इनको लेने जाएंगे वहाँ से। वैसे मैं आपको बता दूं, आपने सवाल सही पूछा, हो सकता क्योंकि पत्रकार खोजी होते हैं तो उन्हें जानकारी होती है। जो वहाँ के गवर्नर हैं और राजेंद्र चौधरी जी बहुत पहले पुराने कभी साथ काम किया है। नहीं, दोस्त तो नहीं कहेंगे, जब पार्टी बदल जाए फिर दोस्त नहीं रहता कोई। नहीं, वो आपके यहाँ रहती होगी, चैनल बदलने से और फिर अखबार बदलने से, राजनीति में नहीं रहती है। आप पूछ लीजिए, आप आदरणीय दयाराम पाल जी, हाँ दे देना उनको, और गौड़ जी को बुला लेना और राजभर को भी बुला लेना। आइए, देखिए ऐसा है, खजांची आ गए हैं। आइए, ए खजांची और माँ उसकी बेचारे की, खजांची के बड़े भाई हो तुम, इधर आओ। इधर, ये बड़ा भाई है खजांची का, ये छोटा भाई है, ये देखिए, और ये खजांची ये है? बताइए, ये बताइए, नोटबंदी में इस सरकार को कुछ करना चाहिए। ये है खजांची,
अरे उसे नहीं पता कुछ भी। चलिए ठीक है। हाँ, अब बताओ क्या नाम बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? धीरेन्द्र। तो तुम्हारा? शिवा। ठीक है, बैठो हैं सब लोग, बैठाओ बैठाओ बैठाओ। अब सोचिए, नोटबंदी के जमाने में जो पैदा हुआ हो और बैंक में पैदा हुआ, उसका क्या जीवन बदला बताओ। अरे तुम्हें मोटे की पड़ी है, उस पर कुछ नहीं है खाने को बेचारे पे। अगर आप उसका घर देख लो, आप खुद सोचोगे कि ऐसे कितने गरीब लोग। जिस समाज का ये है, और सपेरे समाज के बारे में मैं बता दूं आपको, हमसे तो कई बार टकराए हैं और हमसे मिले भी हैं। वो आज भी भीख मांग के खाना खा रहे हैं। सपेरे समाज के लोग आज भी भीख मांग के खाना खाते हैं, उनका अपना कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत मजदूरी मिल गई तो ठीक है, और क्योंकि उनका सुप्रीम कोर्ट ने वो छीन लिया, उनके सांप उनका छिन गया, बचा बीन बीन बजा रहे हैं। खजांची तो कुछ जानते ही नहीं कि किस चैनल पर उसकी फोटो जा रही है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि रिजर्व बैंक के बहुत पैसा रशिया को दे दिया है, बहुत सी बैंकें मर्ज हो गई हैं। ये शायद पंजाब नेशनल बैंक में पैदा हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों से मैं कहूंगा, CSR के पैसे से इसका घर बनाएं और महीने के 10,000 रुपए भिजवाएं, और नहीं भिजवाओगे तो अगली बार समाजवादी सरकार बनेगी, सब अकाउंट में पैसा वापस समाजवादी सरकार ले लेगी। ये धमकी मानो चाहे जो मानो, अरे हम तो हमेशा देंगे। वो घर में विवाद हो गया था, एक बाबू साहब थे, एक यादव जी थे, तो बाबू साहब और यादव जी में झगड़ा हो गया। बाबू साहब ने कहा कि हमारे गांव में पहले आओ, हमने कहा हम यादव जी के गांव में पहले जाएंगे। अरे सरकार कहाँ है, सरकार तो दूसरों की है। तुम बनवाओ सरकार, तुम्हें भी कुछ देंगे, तुम उसकी चिंता छोड़ो। तुम्हें भी कुछ मिलेगा। सॉरी, ये सवाल इसको आ जाने दो, सवाल आ जाने दो पूरा। 1 मिनट उनका सवाल आया। नहीं, पंजाब नेशनल बैंक या RBI दे। हम हमेशा मदद करेंगे। जब तक खजांची समझदार नहीं होगा, नौकरी रोजगार तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक हम उसकी मदद करते रहेंगे। और इस बार हालांकि सामाजिक, अब वो दादी और नानी में झगड़ा है, एक जगह प्रधान यादव जी हैं, एक जगह बाबू साहब हैं। इधर डिंपल हार गई चुनाव, उधर बीजेपी जीत गई, दोनों जीत गए बीजेपी आसपास। भाई बीजेपी की बड़ी साजिश थी वहां पर कि हम गांव में ना जा पाए, खजांची हमारे मंच में ना आ पाए, बस इतनी सी राजनीति थी। हमारे लोग भी चक्कर में फंस गए। और मैं आपसे बोल रहा हूं इतने लोगों से, मैं जानता था खजांची आएगा हमारे पास ही, इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी जिससे रिश्ता बनाती है उससे पक्का रिश्ता बनाती है, और बीजेपी के लोग धोखा देने का काम करते हैं, केवल समाजवादी लोग अपमानित हो जाएं, बस इसलिए उन्होंने उस दिन नाटक रचा था। तो हम उस दिन अपमानित हो गए, मान लो हमारे मंच में नहीं आया, लेकिन आज खजांची हमारे पास आ गया। आज कौन अपमानित हुआ है? आज हमें रिजर्व बैंक को भी कहना पड़ रहा है, जिन्होंने पैसा बांटने का काम किया है। भाई बैंकें मर्ज कर दी आपने, तो क्या घाटा भी मर्ज हो गया? घाटा खत्म हो गया क्या? NPA वापस आ गया क्या? ये बड़े सवाल हैं। क्या बैंक मर्ज हो जाने से घाटा का खत्म हो गया, मुनाफा हो गया क्या बैंकों को? इसलिए मैं चाहता हूं कि रिजर्व बैंक के बड़े अधिकारी और पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी कम से कम इसके भविष्य की चिंता करें, इसकी मदद करें। बहुत पैसा है आपके पास। उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे काम कर रही है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जिस तरह से गिरफ्तारी में देरी हुई है, आपको लगता है, उम्मीद है कि अब न्याय मिल पाएगा? भाई जो उस चैनल में जो उस कमेंट्री है वो सब सच था। कहो तो मैं दोबारा प्ले कर दूं अगर देखना चाहें। एक चिन्मयानंद को लेकर सीधी प्रतिक्रिया देनी है। नहीं, हमें कोई बाइट नहीं देनी है, हम बाइट के चक्कर में नहीं पड़ते हैं।
कानून अब कार्रवाई करेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मुझे उम्मीद है कि उस बेटी को न्याय दिलाएगा। और आप पूछ रहे थे कुछ, आदरणीय दयाराम पाल जी से पूछ लो। काशीराम जी की और मायावती जी में क्या जिस तरह की आप सभा में चले आए, तो भारती जी से भी यही सवाल है, रानी बसपा में क्या गड़बड़ है? भारती जी से पूछ लीजिए पहले, मैं तो बताऊंगा। नहीं, अरे हमारे साथ आ गए, इतना ही जान लो बस। बहुजन समाज पार्टी, बान जी पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जिस बेस पर बनी थी आज नहीं है। आपकी बात जो है मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। हम लोगों ने पूरी जिंदगी दिया है और मैं प्रतिज्ञा किया था कि मेरी प्रतिज्ञा टूट गई। मैंने प्रतिज्ञा किया था कि मेरा नीला झंडे में मेरी लाश जाएगी, लेकिन आज नहीं हो पाया। मैं उस प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी। अभी एक कागज और ले लें फिर चले जाना। अध्यक्ष जी एक सवाल इधर से। हाँ, अध्यक्ष जी एक सवाल इधर से। सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, फिर गठबंधन टूट गया, फिर बसपा के नेता सपा में आ रहे हैं, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? तुम ये सवाल क्यों नहीं पूछोगे सपा के लोग बीजेपी में जा रहे हैं? इसमें तो आपने कल साफ कर दिया था। नहीं, ये है कि बीजेपी वाले सिखा रहे हैं कि सरकार कैसे चलाई जाती है। हमें तो दुख है अपने बुक्कन नवाब का। नहीं, देखो हमारी और उनकी बात हो रही है बुक्कन नवाब को लेकर के, हमें कोई जानकारी नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ है, सुनने में आया है कि लेकिन सर आपकी पार्टी के नेता ने वो ट्वीट करके उनकी फोटो लगाई, वो तीनों एमएलसी जा रहे हैं और कह रहे हैं सीबीआई के डर से वहां जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं। देखिए भाई, सीबीआई तो डराती है, तो बात जानते होंगे आप। ईडी भी डराती है, इनकम टैक्स भी डराती है। तभी मैंने कहा था पिछली बार कि ये नए तरह का लोकतंत्र है, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल वाला लोकतंत्र नहीं है ये जो लोकतंत्र है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का है, और रहा बचा झूठे मुकदमे केस लगाने का है। और उस बचा तो फिर अपना टीवी से बदनामी करा दो, प्लांट करवा दो न्यूज। तो ये नए तरह का लोकतंत्र है। और सुनने में ये आया है कि इजराइल का भी रिजल्ट आ गया है चुनाव का। वहां पर बैलेट से वोट पड़े थे, देखो क्या हुआ वहां। जिस दिन बैलेट से भारत में भी वोट पड़ेगा, भारत का रिजल्ट कुछ और होगा। हाँ जी, देखिए अगर हम ईवीएम पे अभी बोलेंगे नहीं, पूरी तैयारी के साथ बोलेंगे। मुझे अच्छा लग रहा है कि महाराष्ट्र से भी ये आवाज आ रही है कि बैलेट से चुनाव हो। कई राजनीतिक दल इस बात को उठा रहे हैं और हम तो ये स्वीकार करना चाहते हैं कि हम हार गए। 51% आपके पास वोट है, आप हमेशा जीतेंगे, आप बैलेट से वोट पड़वा लीजिए। जो और पार्टियां कह रही हैं उस पर विस्तार से बात करेंगे कभी। और लोग भी कई संगठन काम कर रहे हैं, कई जर्नलिस्ट लोग काम कर रहे हैं। ये समय अभी नहीं है जो ईवीएम पर बात करें, लेकिन समय आने पर बात होनी चाहिए। लेकिन इजराइल जैसे देश, वहाँ भी बैलेट से वोट पड़ा है, अमेरिका में भी बैलेट से वोट पड़ेगा, ब्रेक्सिट लेकर के कुछ चल रहा है, वहाँ भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, आने वाले समय में इलेक्शन होगा, वहाँ भी बैलेट से पड़ेगा। तो जब ये मुल्क बैलेट से वोट पड़ रहा है तो हमें और आपको मिलकर के सोचना चाहिए। नहीं तो फिर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करिए, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करिए और बच्चों को वही नमक रोटी खिला दीजिए। भाजपा के जो विनय कटियार सर, जैसे मैं बताऊं आपको, कन्नौज के एसपी को भरोसा ये दिलाया गया था कि आपको नोएडा भेज देंगे। अभी तक नोएडा खाली नहीं हुआ तो नोएडा नहीं जा पाए।
कोई नोएडा से खाली हुआ था, क्या कारण था ये बता दो हमें आप। उन्हीं लोगों का है कि उपचुनाव जिता करके लाओ, वही इनाम सरकार को दे दो। लेकिन हमें उम्मीद है सरकार को आज दिया है, जानकारी दी है। हो सकता है सरकार को ये जानकारी न हो कि प्रशासन क्या कर रहा है वहाँ पर, इसलिए एक बार जानकारी में लाना सरकार को ज़रूरी रहता है। किस बारे पे सॉफ्ट हो रहे हैं? अब देखिए, मैं ही गलती मानता हूँ कि डीएम को हम सिक्किम से यहाँ ले आए, क्योंकि 371 धारा वहाँ लगी है, वहाँ ज़मीन नहीं ले सकते हैं। 370 जहाँ हटा हुआ वहाँ ज़मीन ले सकते हैं। यूपी में तो है नहीं ऐसा कुछ। तो ये तो गलती हम अपनी मान रहे हैं, अपनी सरकार की मान रहे हैं गलती। हम तो ये भी भूल गए किसने सिफारिश की थी। कोई तो सिफारिश किया होगा। नहीं, अब याद नहीं, यकीन मानो याद नहीं है। अब उम्र ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वैसे ही याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। उम्र के हिसाब से याददाश्त का रिश्ता है। नहीं, सरकार आएगी तो सब याद आ जाएगा। पुरानी बातें याद रहेंगी, वो बीमारी वैसी वाली नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद। एक लोग कागज देना चाहते हैं अपनी डिमांड, जो कल धरना दे रहे थे वो लोग। कोई बोल देना अपनी बात, कोई बोल दे, कोई बोल दे। अच्छा, मैं इनके नाम पढ़ना चाहता हूं, जो बलिया जिले के बसपा के कई बार ये नए प्रभारी भी रहे हैं हमारे भारती जी, लाल भारती जी। छत्तीसगढ़ में बहुत काम किया, प्रभारी रहे वहाँ पर, अनेक चुनाव इन्होंने लड़ाए हैं। साथ ही साथ जो आए हैं बड़ी संख्या में, विजय राजभर, मतिउर रहमान, शिव कुमार रसिम, रामजी राम, चंद्रकेतु गौतम, कमला शंकर शर्मा, दिनेश शर्मा, इंद्रासन राम, बलराम गौड़, राजेश कुमार भारती, ब्रजेश गौड़, विजय मोहन लाल, अखिलेश कुमार, और आपके साथ जो आए हैं आदरणीय दयाराम पाल जी के साथ जो लोग शामिल हुए, मैं कुछ ही लोगों का नाम पढ़ सकता हूँ। गोविंद पाल, राजेंद्र पाल, संतोष पाल, दिल नवाज, चांद आलम, डॉक्टर सियाराम वर्मा, प्रमोद पाल, मनोज पाल, सदाम हुसैन जी। मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं। जिनका नाम नहीं ले पाए उन साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत। अब गौर समाज क्या कहना चाहता है? राजेश गौड़ जी अपनी बात रखिए। आप भी खड़े जाओ, आगे फोटो जाएगी। व्यास जी आइए राजभर, व्यास जी आइए, व्यास जी आ जाओ।